एपिसोड नंबर 02। सीसीटीवी फुटेज में महक को आखिरी बार मीरा के कमरे में जाते हुए देखा गया था, जिस वजह से मृत्युंजय को पूरा यकीन था कि मीरा और शनाया के भागने के पीछे महक का हाथ था। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मृत्युंजय ने जबरदस्ती महक को खुद से शादी करने पर मजबूर कर दिया। मृत्युंजय शादी का जोड़ा रखकर वहां से जा रहा था, तभी महक ने चिल्लाकर कहा, आप मेरे साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते मिस्टर सारंग, मैं कोई गुड़िया नहीं हूं जो आपके कहने पर आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। महक को लगा था कि उसकी इस बात से मृत्युंजय को गुस्सा आएगा, लेकिन उससे बिल्कुल उल्टे मृत्युंजय जोर जोर से हंसने लगा। उसने राघव की तरफ कुछ इशारा किया, जिसके बाद राघव और सारे बॉडीगार्ड वहां से बाहर निकल गए। उन लोगों के जाते ही मृत्युंजय ने अपने फ़ोन में महक को कुछ दिखाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम नहीं चाहेगी कि तुम्हारी वजह से इन्हें कोई भी नुकसान हो, तो अगर इन्हें बचाना चाहती हो तो चुपचाप मंडप में आकर शनाया की जगह लो, वरना तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। अपनी बात पूरी कर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए वहां से मंडप में चला गया और दूल्हे की जगह बैठ गया। कुछ ही देर में घूंघट में दुल्हन भी आकर मृत्युंजय के बगल में बैठ गई। पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ ही देर में मृत्युंजय और महक 7 फेरों के इस पवित्र बंधन में हमेशा हमेशा के लिए बंध गए। जब मृत्युंजय महक के गले में मंगलसूत्र पहना रहा था, तब सबकी नजरों से बचते हुए महक ने धीमी आवाज में मृत्युंजय से कहा, आपको इन सब के बीच मेरे माँ पापा को नहीं घसीटना चाहिए था। अगर उन्हें कोई भी नुकसान हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, और जहां तक रही मीरा की बात, तो उसे भगाने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है और बहुत जल्द मैं ये बात साबित करके रहूंगी। मृत्युंजय को महक की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली वो मुस्कान अभी भी बरकरार थी। कुछ देर में शादी की हर रस्म खत्म होने के बाद दूल्हा और दुल्हन को घर के अंदर ले जाया गया। मृत्युंजय अंदर आया और बड़े ही रुडली उसने महक के दुपट्टे के साथ अपना गठबंधन खोल दिया और वहां से स्टडी रूम में चला गया। दुपट्टा खींचने की वजह से महक का घूंघट ऊपर आ गया। घूंघट के पीछे शनाया की जगह महक को देख घर का हर एक मेंबर चौंक गया था। मृत्युंजय की मां और पिता ये देखकर कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनके बेटे ने इन वक्त पर शनाया की जगह महक से शादी क्यों की थी, और अगर घूंघट के पीछे महक थी तो शनाया कहाँ थी। मृत्युंजय की चाची रचना ने आगे जाकर महक को पहचानते हुए पूछा, तुम तो वही लड़की हो ना जो 1 महीने पहले अपने भाई का रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी। तुम शनाया की जगह शादी के जोड़े में क्या कर रही हो, और शनाया कहाँ है? महक अभी भी शौक में थी। वो कोई जवाब देती उससे पहले ही पीछे से मृत्युंजय की भारी आवाज गरजी, शनाया और मीरा दोनों ही फिलहाल घर में नहीं है, दोनों ही शादी छोड़कर भाग चुकी है, और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें भगाने के पीछे इस 2 कौड़ी की लड़की का हाथ है, जिसकी सजा इसे मुझसे शादी करके मिली है, जिसे अब ये जिंदगी भर भुगतेगी। मृत्युंजय की मां उससे कुछ कहने वाली थी कि तभी मृत्युंजय ने एक नज़र घुरकर उन्हें देखा, जिससे वो चुप हो गई। मृत्युंजय ने महक को खींचकर ऊपर वाले कमरे की तरफ धक्का देते हुए कहा, जाकर कमरे में मेरा इंतजार करो, तुम्हारा पति जल्दी तुमसे अपना हक मांगने आ रहा है। मृत्युंजय के चेहरे की हंसी अभी भी बरकरार थी। महक के पास फिलहाल मृत्युंजय की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप ऊपर के कमरे की तरफ चली गई। मृत्युंजय का कमरा सारंग विला का सबसे बड़ा कमरा था। उस कमरे में सुख सुविधा की हर एक चीज़ मौजूद थी, लेकिन उस कमरे का ऑरा बिल्कुल मृत्युंजय जैसा था, डार्क और डरावना। कमरे में हर जगह ग्रे और वाइट कलर का पेंट था। हर चीज़ अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी, और बिस्तर के ठीक ऊपर मृत्युंजय की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी। उस कमरे को खास आज रात एक नए नवेले जोड़े के लिए सजाया गया था। बिस्तर पर फूलों की पंखुड़ियाँ थी और कमरे में हर जगह सेंटेड कैंडल लगाई हुई थी। उनकी खुशबू से पूरा कमरा भीनी महक से भर गया था, लेकिन फिर भी महक को वहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। महक आकर बैठी ही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खोला गया और मृत्युंजय कमरे के अंदर आया। दरवाज़ा अंदर से बंद कर वो धीमे धीमे कदमों से महक की तरफ आगे बढ़ते चला गया। जैसे जैसे मृत्युंजय आगे बढ़ता गया, महक बिस्तर पर पीछे खिसकती चली गई। पीछे खिसकते खिसकते अब महक के लिए जगह नहीं बची थी। मृत्युंजय ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे की साइड पर रखे और उसके चेहरे के करीब आकर बोला, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मृत्युंजय सारंग के कैद में फंस चुकी हो। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। महक ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप जैसा सोच रहे हैं मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। मीरा या शनाया के भागने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। अब तक मृत्युंजय शांत था, लेकिन उसके अंदर की उथल पुथल अभी भी जारी थी। महक की बातों ने उसके अंदर सुलग रही आग में घी का काम किया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो क्या वो सीसीटीवी फुटेज झूठ बोल रही है? क्या तुम ही वो आखिरी लड़की नहीं हो जो मीरा के कमरे में खाना लेकर गई थी? अगर तुम इस इरादे से नहीं आई थी तो आज तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्यों आई थी तुम मीरा से मिलने के लिए? मृत्युंजय की ऊंची आवाज से महक डर चुकी थी। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके जवाब दिया, मेरे पापा को इस शादी की कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और मैं दोनों दुल्हनों को खाना देने गई थी।
इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैं मीरा और शनाया को खाना देने के बाद वापस चली गई थी। उसके बाद वो दोनों कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता। मेरा यकीन कीजिए प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया। महक की बात सुन कुछ पल के लिए मृत्युंजय सोच में डूब गया, लेकिन फिर अपने ख्यालों को झटक वो फिर से बोला, झूठ। तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूँ ये सब तुमने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। आज से 1 महीने पहले तुम अपने उस मिडिल क्लास भाई का रिश्ता मेरी बहन मीरा सारंग के लिए लेकर आई थी और मैंने तुम दोनों को बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने मीरा को अपने भाई के साथ भगा दिया ताकि मुझे नीचे दिखा सको, मेरे परिवार की बेइज्जती कर सको। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी होती। मेरा भाई सुधांशु आपकी बहन को भूलकर आगे बढ़ चुका है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। महक ने तुरंत अपने बचाव में जवाब दिया, लेकिन मृत्युंजय उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तुम कहोगी और मैं मान लूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं सब जानता हूं तुम जैसे गरीब मिडिल क्लास लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। तुमने भी ये सब कुछ पैसों के लिए ही किया है। यही तो तुम लोगों की फितरत होती है। लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। महक कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही मृत्युंजय ने उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आ गया। महक के कुछ बोलने से पहले ही मृत्युंजय ने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। महक बिस्तर पर जल बिन मछली की तरह छटपटा रही थी। वो मृत्युंजय को खुद से दूर धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन मृत्युंजय के जोर के आगे वो बहुत कमजोर थी। हर बीतते पल के साथ मृत्युंजय महक के साथ कठोर होता जा रहा था। उसे महक के दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसके सर पर तो बस पागलपन सवार था, महक को सजा देने का पागलपन। कुछ ही पल में महक का दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था और उसका ब्लाउज आधा निकल चुका था। धीरे धीरे मृत्युंजय महक के होठों से उसके कंधों की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब तक उसने ब्लाउज की डोरी और हुक खोल दिए थे। उसके हाथ महक की पीठ पर बैलगाम घोड़े की तरह घूम रहे थे। महक जोर से मृत्युंजय के कंधे को धक्का देकर उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो रही थी। कुछ देर छटपटाना के बाद महक के अंदर अब मृत्युंजय का मुकाबला करने की ताकत नहीं बची थी। वहीं हर पल के साथ मृत्युंजय का जुनून उसके दिमाग पर हावी होता जा रहा था। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। देर रात तक मृत्युंजय महक के साथ जबरदस्ती करता रहा और महक चाहकर भी उसे रोक नहीं पाए। मृत्युंजय थककर सो चुका था, लेकिन महक के दर्द और आंसुओं ने उसे सोने नहीं दिया। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपने बगल में लेते हुए मृत्युंजय को देखकर महक को खुद से घिन आ रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और चादर लपेटकर बाथरूम में चली गई। जब उसने आईने में अपने जिस्म को देखा तो कुछ पल के लिए वो खुद से ही नजरें चुराने लगी। महक के जिस्म का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां मृत्युंजय ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। आज महक खुद को ही आईने में नहीं देख पा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले उसने अपना सब कुछ एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से गंवा दिया था। अपने जिस्म पर लगे निशान पर हाथ रखते हुए महक ने खुद से ही सवाल किया, क्यों? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने मीरा को नहीं भगाया। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? कुछ सोचकर महक की आंखें बड़ी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में सुधांशु और मीरा एक दूसरे के साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो लोगों की इज्जत और मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता और उसने खुद मुझसे कहा था कि वो अब मीरा के बारे में कभी नहीं सोचेगा, वो उसे भूल जाएगा। महक ख्यालों के भंवर में फंस चुकी थी। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि उसका भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरी तरफ मीरा का अचानक शादी से भाग जाना एक गुत्थी बना हुआ था। इन सब के बीच अचानक महक को अपने माँ और पापा का ख्याल आया। मृत्युंजय ने उन्हें जान से मार देने की धमकी देकर महक से ज़बरदस्ती शादी की थी और महक ने अपने माता पिता और परिवार को बचाने के लिए मृत्युंजय से शादी के लिए हामी भरी थी। आई होप इस आदमी ने मेरे माँ पापा के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो कहाँ है? महक ने तुरंत अपना फ़ोन ढूंढा और अपने पापा का नंबर डायल किया, लेकिन वो नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा था, जिससे महक घबरा गई। पापा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं इस आदमी ने उनके साथ कुछ? महक की आंखों में आंसू भर गए। अब मैं क्या करूं? माँ पापा को कहाँ ढूंढूं? कैसे खुद को बेकसूर साबित करूं? इस शादी से कैसे बाहर निकालूं? कैसे यकीन दिलाऊं कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था? महक अभी इन सब बातों के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। इस दस्तक को सुनते ही महक घबरा गई। वो जानती थी कि बाहर मृत्युंजय खड़ा था।